हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज की क्लास के अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको सबसे पहले तो 15 तक कंप्लीट करा दिया। पिछली क्लास में मैंने एमसीक्यू आपको 15 तक 115 तक कंप्लीट कराए। और मैं आपको आज की क्लास के अंदर 116 से स्टार्ट कराऊंगा और आज की क्लास में देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा चीज है इसके अंदर। ये फ्री कंसेंट जो चैप्टर मैंने उठाया था, इसका बहुत बड़ा आगे जाकर यूज भी है और आगे जाकर इसका जो एमसीक्यू वो भी बहुत सारे हैं। 116 जो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल ये हमारे सिलेबस के अंदर हट चुका है। फिर भी इसको दे दिया था, फिर मैंने आपको एक बार हिंट समझाया पिछली क्लास के अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल किसे कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कभी भी माइनर पे नहीं अप्लाई होता, क्योंकि माइनर अपनी एज को अटेन नहीं कर पाता। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। माइनर पे कभी भी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। क्या मतलब बताया प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल का पिछली क्लास के अंदर, समझ में आ गया था आपको? ठीक। तो मैंने कहा बताओ, सबसे पहले डी आर देखो, टी वाला, ही इज नॉट अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, इस वजह से तो माइनर है। अपनी एज मैच्योरिटी की एज को अटेन नहीं कर पाने की वजह से वो माइनर बना। और जैसे वो माइनर बना तो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन को प्रिंसिपल कहते हैं, स्टॉपल, तो वो वहां पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या बताया था भाई, मैं बता देता हूँ एक बार प्रिंसिपल स्टॉपल का मतलब। क्या पता भूल गए हो। यही बार में बताया था, मैंने कहा था देखो एक एम्प्लॉय है, जो एक एम्प्लॉय से पूछताछ करी गई तो बोला गया कि भाई आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है, उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि भाई मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, डर गया या झूठ बोल दिया या कोई ऐसे बोल दिया जिस वजह से अगला बंदा सच मान लिया। ये आप मेरे से पूछना है, मेरे से पूछा कि सर क्या आप इस कंपनी के एम्प्लॉय, मैं डर गया या मैंने झूठ बोला कि सर मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, और आप उसने सच मान लिया। आपने क्या मान लिया? सच मान लिया। इस केस के अंदर अब मैं फर्दर अगर अपनी कंपनी जो जिसमें मैं काम कर रहा था, जो मैंने आपको गलत बोला कि भाई झूठ बोला कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ और मैं वहां पर काम कर रहा, मैं उससे सैलरी क्लेम करूंगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। बट इस केस के अंदर अगर माइनर कहता है सैलरी नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल। तो अगर आप किसी को कुछ डिक्लेरेशन देते हो या कुछ ऐसी चीज करते हो, ओमिशन करते हो या एक्ट करते हो, कोई भूल जाते हो या कोई डिक्लेरेशन दिया, गलत डिक्लेरेशन दिया या एक्ट करा जिससे अगले बंदा उसको सच मान ले, फिर आप बाद में डिनाई कर जाते हो, तो फिर वो नहीं चलेगा भाई, फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी। जैसे कि एम्प्लॉय केस के अंदर वो सैलरी मांगने गया और उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टॉपल। बट इन केस अगर माइनर कहता है कि मैं इस कंपनी का बेनिफिशियर नहीं हूँ, तो मैंने बताया था कि मान लो दो हस्बैंड भाई, उसका बेटे ने अपने बच्चों को उसने बेनिफिशियरी बताया था उस कंपनी का। कोई पूछता है कि भाई किस कंपनी का बेनिफिशियरी है, माइनर से पूछता, कहता नहीं मैं इस कंपनी का बेनिफिशियरी नहीं हूँ, बेनिफिशियरी ने डिनाई कर दिया, माइनर ने डिनाई कर दिया। अब वो कंपनी बेनिफिशियर को बेनिफिट देने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि प्रिंसिपल स्टॉपल अप्लाई नहीं होता माइनर केस के अंदर। अगर कोई और मेजर होता तो प्रिंसिपल फिर बेनिफिशियर हटा देते, क्योंकि आपने मना क्यों करा, पहले पहले गलत स्टेटमेंट क्यों दी, गलत डिक्लेरेशन क्यों दिया। हाँ, अगर माइनर कोई गलत डिक्लेरेशन दे देता है तो कहता है कि भाई मैं इस कंपनी का बेनिफिशियरी नहीं हूँ, बेनिफिट के लिए नहीं हूँ इस कंपनी के अंदर पार्टनर, तो वो भले ही वो पार्टनर था बेनिफिशियरी पर मना कर दिया, पर वो कंपनी उसको तब भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी भले ही माइनर। तो इसको होते हैं प्रिंसिपल स्टॉपल, माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता। आई बात समझ में? हमारे कोर्स के अंदर नहीं। A convict undergoing a convict and when undergoing imprisonment मतलब जेल। अब सबसे पहले कॉन्विक्ट क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको कॉन्विक्ट के बारे में बता दिखा देता हूँ, फिर आप क्या कभी क्या होता है कि टाइम हो गया चैप्टर उधर और शायद आपने रिवाइज बना करा हो, तो अगर आपको नजर पड़ जाएगी इसके अंदर, एक बार दिखा दूंगा तो आपके पास हाँ ये पढ़ा था यार हमने, तो एक बार लिख देखते हैं सामने लिंक। A convict cannot enter into a contract while he undergoing the imprisonment। अगर कोई पर्सन जैसे छोटू ने अंकल को साइकिल लिए, अंकल से कहा कि अनदर छोटू आया, मेजर था, मेजर बताकर उसने साइकिल ले ली, अंकल ने उसको मार दिया तो अंकल जेल में चले गए। अब अंकल जेल में चले गए तो क्या हो गया, अब इस केस के अंदर ये वॉइड एग्रीमेंट मान जाएगा, और इस केस के अंदर क्योंकि जो अंकल है वो फर्दर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्विक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट वो पर्सन होता है जो अभी भी जेल के अंदर है और जेल की सजा काट रहा है, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, वो वाला कॉन्विक्ट है। तो क्या कॉन्विक्ट कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं दोस्तों, ये आ गया पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। वो पर्सन जो अभी भी जेल के अंदर है और जेल की सजा काट रहा है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है। तो इनकैपेबल ऑफ एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बी इज राइट आंसर। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कैपेबल है? नहीं। कैपेबल एंट्री द कॉन्ट्रैक्ट इफ परमिट बाय द कोर्ट, कोर्ट परमिट करे ना करे है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोर्ट का परमिशन नहीं चलेगा, टक जो कहेगा वही कहेगा। कोर्ट को परमिशन यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा दोस्तों, कोर्ट का परमिशन फॉलो नहीं किया जाएगा, जो कानून में लिखा गया है, जो लॉ मेकर ने बनाया है लॉ, वही फॉलो करा जाएगा, और वो इनकैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। भाई वो जेल की सजा काट रहा है और तुम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो उससे, एक उसने सजा कर दी है, एक उसने जुर्म करा और उसको तुम कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कर ले भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो
तो समझ में आ गया बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो इनकैपेबल है। कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था चैप्टर। इज एन प्रोनोट, प्रोनोट मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी नोट। प्रोनोट हमेशा याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा, सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट को प्यार से प्रोनोट भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर गुड इन लॉ, गुड इन लॉ कह रहा है क्या मैं प्रोमिसरी नोट माइनर के को इन फेवर ऑफ माइनर, माइनर के फेवर में इशू कर सकता हूं अगर मैं सही इशू कर रहा हूं, मतलब लॉ के दायरे में इशू कर रहा हूं तो क्या कर सकता हूं? ऐसी करनी कोशिश करना है। क्या नहीं कोशिश कर, दोबारा सुनते हैं। प्रोमिसरी नोट आपने अकाउंट्स के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर ही पढ़ा होगा व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, और वही प्रोमिसरी नोट यहाँ पर उसका मीनिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट को प्रोमिसरी नोट कहते हैं दोस्तों। प्रोमिसरी नोट क्या माइनर के फेवर पे इशू करा जा सकता है? क्या माइनर को इशू करा जा सकता है प्रोमिसरी नोट? ठीक है, अगर सही तरीके से इशू कराए, मतलब अगर अगेंस्ट द लॉ नहीं, लॉ के दायरे में, विद इन द लॉ अगर प्रोमिसरी नोट माइनर को इशू करते हैं तो कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? माइनर को क्यों नहीं इशू कर सकते सर? कर सकते हैं, माइनर को प्रोमिसरी नोट इशू कर सकते हैं। यस इज द राइट आंसर, क्योंकि अगेंस्ट द लॉ नहीं है, लॉ के दायरे में, मतलब गुड इन लॉ लिखा है। क्या लिखा है? गुड इन लॉ, मतलब लॉ के दायरे में रहकर ही प्रोमिसरी नोट इशू करा गया है। आगे भाई अगला, इज परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ बेनिफिट ऑफ माइनर बाय हिज मटेरियल मैटरनल अंकल वैलिड। मैटरनल अंकल ये कहने की कोशिश कर रहा है, देखो एक अंकल जी है, मैटेरियल अंकल, मैटेरियल अंकल उसके मतलब उसके पास, अंकल मतलब ताऊ, जो बड़े ताऊ जी होते हैं, आपने सुना होगा, जो पापा से बड़े भाई होते हैं उनको अंकल भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में अगर कहते हो ताऊ जी कहते हैं, चाचा कहते हैं ना, छोटे भाई को चाचा कहते हैं और बड़े पापा को बड़े पापा भी कहा जाता है, बड़े पापा भी कहा जाता है, ऐसे भी मैंने बहुत सुना है। तो मैटेरियल अंकल वो हो गए जिसने कहा कि देखो एक माइनर है, उस माइनर के बेनिफिट के लिए मैटेरियल अंकल ने एक प्रॉपर्टी को परचेज कर ली। क्या कर सकते हैं? ये वैलिड है? क्यों नहीं कर सकते भाई? बेनिफिशियर के लिए तो क्यों नहीं कर सकते भाई? आप मान लेते हैं आपकी शादी हो गई और आप अपने बेटे के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या नहीं कर सकते? ये इनवैलिड हो जाएगा? क्या अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं भाई, उसकी बेनिफिट्स की बेनिफिशियरी के लिए खरीद सकते हैं। तो हाँ, बेटा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको ही करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सन को ही करना पड़ेगा, उसके माँ बाप को ही करना पड़ेगा, जो उस अपने बेनिफिशियरी, अपने बेटे के बेनिफिशियरी के लिए खरीदा जा सकता है। कि ये उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी सेल आउट पर जो भी पैसा मिलेगा वो मेरे इस बेटे को मिलेगा, इसकी बेनिफिशियरी के लिए है, और ये वैलिड माना जाता है दोस्तों, इट इज वैलिड। क्लियर है? कुछ ऐसी बातें होती है जो जनरल नॉलेज होती है, जो हमने पढ़ा उसमें जनरली नॉलेज लगा करके हम उसको कर सकते हैं। द टेस्ट ऑफ डैश is whether the person is capable of understanding the business concern and its implication. The test of dash, dash का टेस्ट करना पड़ेगा। इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनॉरिटी का, साउंड माइंड ऑफ द साउंडनेस ऑफ द माइंड, और रेसिप्रोसिटी का। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, साउंड माइंड ऑफ द पर्सन, साउंड माइंड, अगर किसी क्या चीज का टेस्ट करूं, अगर कोई कैपेबल, एक पर्सन कैपेबल है, अंडरस्टैंड कर सकता है, अंडरस्टैंड कब करेगा? माइनर तो अंडरस्टैंड कर लेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिजनेस की बातों को समझने के लिए और बिजनेस को इम्प्लीकेट करने के लिए मुझे क्या एक पर्सन में देखना जरूरी है? सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो साउंड माइंड है, वो समझ भी पा रहा है, अंडरस्टैंड कर भी पा रहा है, नहीं पा रहा। तो आंसर इज साउंड माइंड ऑफ माइंड इन कैपेसिटी ऑफ टू द कॉन्टैक्ट। ये तो देखना पड़ेगा ही दोस्तों, इन कैपेसिटी के अंदर ही साउंड माइंड आ जाता है, इन कैपेसिटी के अंदर माइनर भी है। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं इसमें बात कर रहा हूँ क्या एक पर्सन, अगर आप ये बोलता, अगर ये बोलता क्या एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है, तो मैं उसको देखता इन कैपेसिटी, क्या वो कैपेबल है या नहीं। पर इसने क्या बोला है? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन क्या बिजनेस को अंडरस्टैंड करने पे, बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के अंदर क्या वो कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनर और डिस्क्वालीफाई की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए साउंड माइंड पर्सन की जरूरत है। तो साउंड माइंड होना चाहिए, उसका टेस्ट करना पड़ेगा आपको, तभी एक पर्सन कैपेबल है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए बिजनेस की बातों को, वह उसको इम्प्लीमेंट करने में उसकी हेल्प कर पाए। तो साउंड माइंड होना जरूरी है दोस्तों। Dash is a most extreme from mental unsound mind. Dash is a most extreme from of the mental unsound mind. अब दोस्तों बहुत सारी चीजें कह रहा है कि भाई सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम, एक बंदे को पागल अनसाउंड कहा सकता है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम कौन सा है? तो इसके अंदर ल्यूनेसी, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ल्यूनेसी का मतलब होता है, बताओ क्या? पागलपन, पागलपन। इनकैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। माइनॉरिटी का मतलब वो होता है छोटा बच्चा, और आइडोसी का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खता मतलब वो ठीक है पर वो बेवकूफ वाली बात कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल ठीक है पर बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। आप सोचो
एक पर्सन के साथ मैंने कॉन्टेक्ट करा, बिल्कुल ठीक है, वो साउंडनेस रहता है, साउंड माइंड पर्सन है, ठीक है, और फिर भी वो बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, बहुत ही मूर्खता कर रहा है। भाई अगर मैं कह रहा हूँ ये, फिर वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उल्टी सीधी मतलब गलत नहीं बोल रहा, उल्टी सीधी बातें का मतलब हो गया कि जिस बेस पे बात करूँ उस बेस पे वो मान ही नहीं रहा। मूर्खता अलग होती है ना, मूर्खता कौन है, तू पागल है क्या, ये होना सही है, क्या बोलते हैं, बोले तू पागल है क्या, है ना, तो मूर्खता है होती है। तो आप अगर मैं बोलूं एक बंदा पहले से पागल है तो उसके लिए क्या ही मतलब उसको वो तो अनसाउंड नहीं, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम अनसाउंडनेस क्या माना जाएगा, मेंटल अनसाउंडनेस, जो बंदा सही है और मूर्ख वाली हालत बातें कर रहा है, पागलों वाली बातें कर रहा है, सही होने के बाद भी पागल, तो ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम माना जाता है, तो मूर्खता इज द राइट आंसर। लुनेसी को क्यों नहीं माना, पहली बात सुनो, लुनेसी को इसलिए नहीं माना क्योंकि वो बंदा पहले से पागल है, पागल होने का नाटक नहीं कर रहा, पहले से पागल है, तो उसको क्या ही बोले, उससे क्या ही कॉन्टेक्ट करे। पर एक बंदा बिल्कुल सही है, उससे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और वो पागलों वाली हालत कर रहा है, पागलों वाली बातें कर रहा है या मूर्खता कर रहा है, उस केस के अंदर आइडोसी कहते हैं उसको। तो आइडोसी इज द मोस्ट एक्सट्रीम फ्रॉम अ मेंटल अनसाउंडनेस, मेंटल अनसाउंडनेस का मोस्ट एक्सट्रीम चीज है आइडोसी, ठीक है, क्लियर है दोस्त। चलो, the onus of proving insanity is on। onus का मतलब होता है burden of proof, onus का मतलब क्या होता है, burden of proof, onus का मतलब क्या है, burden of proof। insanity मतलब क्या होगा दोस्त, चलो भाई, तो onus का मतलब क्या हुआ, burden of proof, insanity का मतलब क्या हुआ, पागल। मैंने एक पर्सन, आपके नहीं, मैंने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, उस पर्सन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी, मैंने कहा भाई क्यों नहीं करी, तूने डिफॉल्ट करा, मैं तेरे केस करूंगा, क्या कर दे, मैं तो पागल से कह रहा, मैंने केस कर दिया कोर्ट में जाकर, मैंने कहा सर ऐसी बात है, इसमें कौन नहीं, अब ये कह रहा है मैं पागल हूँ, मैं इंसैनिटी हूँ, मैं पागल हूँ। अब कोर्ट कहेगा किसको बोलेगा कि मैं प्रूफ करूं कि वो पागल है, या वो प्रूफ करेगा वो पागल, आप बताओ सर, आप बताओ कि कौन, कोर्ट किसे कहेगा प्रूफ करने के लिए। जब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो साउंड माइंड था, तब वो बढ़िया था, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा नहीं कर रहा, डिफॉल्ट कर रहा है, तो मैंने केस किया तो कोर्ट जज साहब कहता है कि सर मैं तो पागल था, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं तो पागल हूं, पागलबंदी करने लग गया। अब इस केस के अंदर बताओ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, ऑनेस्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं प्यार से, इंग्लिश लॉ में क्या कहते हैं, ऑनेस्ट वर्ड सुनते क्या बोलोगे, बर्डन ऑफ प्रूफ। कोर्ट जज साहब अब बर्डन ऑफ प्रूफ मुझे बोलेंगे कि तुम प्रूफ करके दिखाओ पागल है, या उस पर्सन को बोलेंगे जो कह रहा है कि मैं पागल हूं, वो प्रूफ करेगा नहीं करेगा, हाँ सर वो प्रूफ करेगा। अब वो प्रूफ कैसे करेगा, तो पर्सन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पर्सन प्रूफ करेगा कि वो पागल है, वो पर्सन जिसने आरोप लगाया है, या वो पर्सन जिसपे आरोप लगा है। The person on person who allies you, allies का मतलब होता है आरोप, जिस पर्सन पे आरोप लगा है वो पर्सन प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे जाएगा, और वो कहेगा कि तू प्रूफ करके देगा कि तू पागल है। कैसे प्रूफ करेगा, तभी अगर तूने प्रूफ कर दिया कि तू पागल है तो ठीक है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड मान लेंगे, अवॉइड कर देंगे। अगर प्रूफ नहीं कर पाया ना तो फिर केस चलेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा, वो पर्सन जो कह रहा है कि मैं इंसेंटी हूं, मैं पागल हूं, ऐसा उस पे जाएगा। सर प्रोसिक्यूटर कौन होता है, वो पर्सन लीगल लॉयर इज अ प्रोसिक्यूटर। स्टेट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट कहेगी प्रूफ करके दिखाए, क्या लीगल लॉयर कहेगा, नहीं। एक्यूज कौन होता है, एक्यूज होता है आरोपी। सर बात तो एक ही हो गई, आरोपी और आपका आरोप, जिसपे आरोप लगा, देखो आरोपी और आरोप लगा दोनों में डिफरेंस है। यहाँ ये लाइन कहती है कि जिस पर्सन पे आरोप लगाया गया है वो प्रूफ करेगा, और यहाँ ये लाइन कहती है जो आरोपी है। अब मुझे बताओ जो गलत कर रहा है, मतलब मैंने दो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, दो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, ध्यान सुनना क्या समझा नहीं बोल रहा। एक पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो पागल हूं, और दूसरा पर्सन कह रहा है भाई मैं नहीं, इसने नहीं कहा, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। अब आरोपी क्या है, दोनों है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। दो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, एक पर्सन ये कह रहा है कि मैं तो पागल, एक पर्सन कह रहा है, दूसरा पर्सन कह रहा है भाई मैं सही हूं बिल्कुल, इस बंदे की वजह से मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों को मिलाकर तभी ड्यूटी पूरी हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। मैंने अपनी जगह तो पूरा करा, पर इसने पूरा नहीं करा, इस वजह से डिफॉल्ट हो गया। अब मैं दोनों पे केस कर दिया कि दोनों पर्सन थे, दोनों पे केस कर दिया। अब दोनों आरोपी है दोस्त, क्या है, दोनों के दोनों आरोपी है, आरोपी दोनों है। क्या बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों प्रूफ करेंगे या एक ही प्रूफ करेगा, एक ही, जिस पे आरोप लगाया गया है, जो कह रहा है कि मैं पागल हूं तो वही तो प्रूफ करेगा, पर आरोपी दोनों है। आया समझ में है। दो बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, दोनों ने डिफॉल्ट कर दिया, एक कह रहा है कि मैं पागल हूं, तो पागल होने का प्रूफ कौन करेगा, जिस पे आरोप लगा गया है।
आया समझ में? इसलिए एक्यूज का मतलब आरोपी होता है, पर हर बंदे को प्रूव थोड़ा करना है। अब जो बंदा पागल है ही नहीं वो क्यों प्रूव करेगा भाई? पागल जो है, पागल कहने का जो कह रहा है कि भाई पागल, तो ऑनर्स की बर्डन ऑफ प्रूफ भी किस पे जाएगा? ऑनर्स भी किस पे जाएगा? उसी पर्सन पे जाएगा। तो ऑनर्स का मतलब क्या? बर्डन। पर्सन हु एलाइज इट, जिस पर आरोप लगाया गया है वो पर्सन प्रूफ करेगा कि मैं पागल। आया समझ में? क्लियर है नहीं? देखा ना, कुछ बातें हमें एमसीक्यू में ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमें इसके अंदर लॉ अलग से नहीं बताई पड़ती। ठीक है, अगर हमने एमसीक्यू कर लिया ना सर, बहुत कुछ नई बातें पता चलेगी एमसीक्यू के अंदर। कुछ बातें ऐसी होगी जो एमसीक्यू के अंदर ही पता चलेगी और कहीं बार नहीं। कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? गलती से हमने इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछने बताना है आपको। अब देखो, सबसे पहले तीनों लाइन का मतलब ये दिखा, प्रधानशील ह्यूमन, प्रधानशील ह्यूमन, प्रधानशील ह्यूमन, प्रधानशील। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रधानशील ह्यूमन कौन होती है तो तब आप कर ही नहीं पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वो ह्यूमन जो जब बाहर जाती है, किसी दूसरे इंसान से मिलती है या फिर कहीं बाहर किसी भी पर्सन से मिलती है, अपने घर को छोड़कर ही बाहर, तो वो अपने मुंह पे कपड़ा ढक लेती है। देखा होगा आपने, काफी वुमेन्स होती है जब बाहर जाती है तो वो अपने मुंह में कपड़ा ढक लेती है कि बाहर वाले पर्सन उसको ना देख पाए। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। वो हम कहीं होता है, कहीं नहीं होता, कहीं होता है, कहीं होता है, वो हमें नहीं देखना। हमें इससे मतलब नहीं कहाँ होता कहाँ नहीं होता, हमें इससे मतलब है वो वुमेन जो घर के अलावा जब भी बाहर जाती है तो अपने मुंह में कपड़ा ढक लेती है कि दूसरा पर्सन उसको ना देख पाए। ये उसको बोलते हैं प्रधानशील वुमन। ठीक है, असल में प्रधानशील वुमन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ it is established that the contract was explained to her or she understood it। प्रधानशील वुमन, क्या प्रधानशील कॉन्ट्रैक्ट करने, क्या वो इनकैपेबल है? पहली बात, क्या वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ? आपको सोचो, वो पर्सन जो इनकैपेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है। क्या प्रधानशील वुमन है, वो औरत है, क्या वो माइनर है? नहीं है। क्या वो अनसाउंड माइंड है? नहीं है भाई। और क्या वो डिस्क्वालीफाई है? प्रधानशील वुमन के बारे में पढ़ाया नहीं कभी, अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो ये तीनों से कोई नहीं है, तो वो कैपेबल है ना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? अगर कैपेबल है और अगर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो समझ भी पा रही है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई। प्रधानशील वुमन वो वुमेन है जो कपड़ा ढक लेती है कभी बाहर जाती है तो। ठीक है, वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? हाँ कर सकती है, अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को उसको समझाए और समझ ले, अंडरस्टूड है। हाँ, अगर हम समझा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, पर वो समझ पा रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। हाँ, कह रहा है प्रधानशील वुमन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कर सकती है अगर हम उसको समझाए तो वो समझ जाए तो कर सकते। बिल्कुल सही है, गलत थोड़ी ना है, सही है। प्रधानशील वुमन इज एन ओपन टू अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड देयरफॉर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। प्रधानशील वुमन इज ओपन टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। दूसरा पढ़ना, प्रधानशील वुमन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या वो अनसाउंड माइंड है? अब ये आपको देखो, ऊपर वाला भी बता रहा हूँ, दूसरा वाला देखना। प्रधानशील मे बी मैरिड सिंगल, मैरिड हो सकती, सिंगल हो सकती है, बिल्कुल सही है भाई। प्रधानशील मैरिड हो सकती है और सिंगल हो सकती है, करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और दूसरा आपके पास प्रधानशील वुमन इज एन अनसाउंड माइंड, ये करेक्ट है। पर क्या है कि प्रधानशील इज ओपन टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, देयरफॉर कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है? क्या देखो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो उसको अपना कपड़ा उठाना ही पड़ेगा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि अगला बंदा देख तो पाए भाई किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अपना कपड़ा नहीं उठाती तो उसके इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस का आ जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस लग जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस लग जाएगा दोस्तों, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है दोस्तों, इस वजह से तो ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बस सी गलत है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है प्रधानशील वुमन सारी की सारी अनसाउंड है, ऐसा थोड़ी ना होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो सी इज अ राइट आंसर। एम एक माइनर है, अपने आप को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटिंग दैट ही इज अ मेजर इंड्यूस जेट टू एंटर इनटू। माइनर था एम और इस तरीके से मिसरिप्रेजेंट करा कि जेट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर दिया। क्या माइनर इज लायबल टू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या माइनर इज नॉट लायबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट? माइनर इज अ पे कंपनसेशन? क्या माइनर इज लायबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ डेट द मेजॉरिटी? बताओ, आप बताना चाहिए क्या होगा आपको मन में सोचो। आप ही देखो, पहला माइनर इज लायबल टू कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता, माइनर कभी कुछ पे करेगा कभी नहीं करेगा। याद करो भाई सारी कहानियां कभी पे। क्या मैंने ऐसे कभी बताया कि माइनर जब मेजर बन जाएगा तब जाकर उसको लायबल होगा? ऐसा कहीं नहीं बताया। माइनर इज नॉट लायबल भाई, कभी जिंदगी में माइनर लायबल नहीं होगा, चाहे मेजर बन जाए उसके बाद भी नहीं होगा। माइनर रहते वक्त वो लायबल है ही नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, चाहे वो कुछ भी कर ले, फ्रॉड कर ले, मुझे बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस कर ले, कुछ भी कर ले, ओरिजिन भी कर ले, तब भी नहीं होगा। ठीक है सर, आया समझ में? सिलेक्ट दिस फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है सर, सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारी चीजें भी तो बहुत कुछ पढ़ना है भाई। There can be no rectify on a contract entered by the minor during this his minority even after becoming major।
कह रहा है अगर एक बार माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो हम उसको अब रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो माइनर हो जाता है तब भी नहीं, मेजर हो जाता है तब भी नहीं कर पाएंगे। पहला तो ये हिंदी अनुवाद समझा होगा। रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ माइनर। रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और माइनर को हमारी वजह से कोई बेनिफिट मिल गया तो वो बेनिफिट हम रिस्टोर कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट को वापसी दे देना। क्या एक बार अगर आपने साइकिल बेच खरीद ली माइनर से और माइनर को दे दिए 2000 रुपए, साइकिल खरीदने के बाद माइनर को दे देते 2000 रुपए, क्या अब आपको साइकिल वापस करनी पड़ेगी? हाँ। क्या अब आपको 2000 मिलेंगे? नहीं। तो एक बार जो माइनर को बेनिफिट मिल जाता है वो वापसी नहीं होता, ये कह हो जाता है, अलाउ हो जाता है। गलत है, तो यही सही है, गलत स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, हाँ पहली स्टेटमेंट, एक बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हो तो उसके बाद आप कभी भी उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, भले को मेजर बन जाए। कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कैंसिल करो फिर नया बनाओ, वो हो सकता है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं हो सकता। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल सही है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड एब इनिशियो माना जाता है। द रूल ऑफ स्टॉपल कैनॉट बी अप्लाइड इन माइनर अगेंस्ट द माइनर। माइनर पे रूल ऑफ स्टॉपल नहीं लगता, मेरे को सही नहीं लगता, मैंने बताया आपको। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल अब माइनर पर अप्लाई नहीं किया जाता। Which of the following type of person are not disqualified from the contracting? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन से? एलियन एनिमी वो डिस्क्वालीफाई है, कॉन्विक्ट जो जेल में है वो डिस्क्वालीफाई है, फॉरेन सोवरेन वो भी डिस्क्वालीफाई है। नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्यों भाई बताओ नन ऑफ द अबव क्यों है? यहाँ पूछा गया था कौन सा ऐसा पर्सन है जो डिस्क्वालीफाई नहीं है। तीनों पर्सन डिस्क्वालीफाई है, फॉरेन सोवरेन, एलियन और कॉन्विक्ट। तीनों के बारे में मैंने लिखवाया था, आपको दिखाऊं क्या? याद तो होगा। कॉन्विक्ट लिखवाया, एलियन एनिमी लिखवाया, मेरा एलियन फ्रेंड होता तो वो लिखता, एलियन एनिमी है, कॉन्विक्ट है, और आपके पास सोवरीन, फॉरेन सोवरीन, एम्बेसडर जैसे भी। ठीक है सर, समझ आ गया। ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? कौन सा ऐसा पर्सन है जो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं आता? ब्लाइंड पर्सन, दोस्तों साफ दिख रहा है। इडियट, पागल, लुनेटिक, ड्रंकन, जो दारू पिए हुआ, ये तीनों पर्सन है जो कैटेगरी में आते हैं अनसाउंड माइंड की। इनको होस्ट रहता है, पर ब्लाइंड पर्सन को होस्ट है। भाई अगर किसी पर्सन को मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो अंडरस्टूड कर रहा है तो वो साउंड माइंड है ना भाई। तो ब्लाइंड पर्सन तो आंख से नहीं देख सकता ना, सुन तो सकता है, समझ तो सकता है, साउंड माइंड तो है। ये पर्सन ब्लाइंड पर्सन इज नॉट अ कैटेगरी। ब्लाइंड पर्सन अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में नहीं आता। दोस्तों अगर छोटे छोटे जल्दी कर लेते हैं, देखो सब पढ़ा हुआ है हमने। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन, पोजीशन की डेफिनेशन है, पोजीशन की पढ़ लो आप। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब लॉस हो जाना, ऑफ एनी पर्सन मेकिंग हिम एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू पोजीशन। ये डेफिनेशन इतने अच्छे से पढ़ाई थी, क्या ही पढ़ाया, मतलब क्या खतरनाक तरीके से पढ़ाई। एन एग्रीमेंट मेड अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो तरह के हो गए, यूनिलेटरल, बायलेटरल। बाय बोथ द पार्टी, बायलेटरल, बायलेटरल बोथ द पार्टी मींस बायलेटरल, यूनिलेटरल मतलब वन पार्टी। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो दो बात निकल के आती है, एक तो यूनिलेटरल मिस्टेक होगा या बायलेटरल मिस्टेक होगा। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक तो एक पार्टी करती है, दूसरी पार्टी नहीं करती। बायलेटरल मिस्टेक पर दोनों पार्टी, तो वॉइड रहता है हमेशा। फ्रॉमिंग तो एसेंशियल सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ द, तो वॉइड है, वॉइड वॉइड है भाई, साफ बता रही थी मैंने पिछली क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको। ये रहे कहां जा रहा भाई, आगे बताना। मिस्टेक में दो होते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। बायलेटरल के अंदर सब्जेक्ट मैटर, कह रहा सब्जेक्ट मैटर देखो वॉइड है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सब्जेक्ट मैटर, एसेंशियल सब्जेक्ट मैटर, तो क्या होगा, वॉइड होगा। थ्रेटिंग टू कमिट, धमकी दी गई मारने की, सर्टेन एक्ट जो कि लॉ द्वारा मना करा गया है, विद एसोसिएट विद द व्हिच ऑफ द फ्लोइंग विद कोलिशन। भाई कोलिशन, कोलिशन की डेफिनेशन पूरी पूरी लिखवाई है, तभी तो मैं कोलिशन की डेफिनेशन कैसे से कराई कि आपको ढंग से समझ में आ जाए। यहाँ क्या लिखा है, कोलिशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ऐसा दो डेफिनेशन को तोड़कर बता दी है कोलिशन। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएट विद द फ्लोइंग। एक्टिव कंसीलमेंट कहां पर होगा, फ्रॉड में होगा। मैं दिखाता हूं आपको, तभी तो मैंने खोल रखी है पीडीएफ कि आपको मैं दिखाता चलूं कि एक्टिव कंसीलमेंट मैंने कहां पर पढ़ाया था। फ्रॉड केस के अंदर एक्टिव कंसीलमेंट को पढ़ाया था। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था फ्रॉड में, इसलिए कुछ बातें मैं पहले ही पढ़ा देता हूं। देखो एक्टिव कंसीलमेंट ये चैप्टर पढ़ाया, इससे ऊपर देखो चैप्टर चालू हो गया आपके पास फ्रॉड, फ्रॉड चल रहा है, यहाँ से चला फ्रॉड। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट कहां पर आया था, फ्रॉड। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछेगा। लैंडिंग मनी, लैंडिंग मतलब उधार लेना किसी बोरोवर से, तो सॉरी बोरोवर को उधार दिया, टू लिखा है। लैंडिंग मनी टू बोरोवर, बोरोवर को क्या दिया, उधार दिया।
lending money to borrower, borrower को क्या दिया तो था at a high rate interest, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता रहा है। when the money market is tight, rental agreement is low, when the money market is tight, render the agreement of the loan, क्या मतलब हुआ, कह रहा है आजकल मार्केट में ना पैसों की बहुत तंगी है, टाइट टाइट रेंडर है, मतलब पैसों की ना बहुत तंगी हुआ चल रही है मार्केट के अंदर, और मार्केट में अंदर पैसों की तंगी चलती है और एक पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है। अब सोचो आपको पैसों की बहुत तंगी चल रही है, मतलब मान लेते नोटबंदी हो गई थी, मान लेते हैं नोटबंदी कब होगी, 2000 आई थिंक 16-17 में हुई, 17 में हुई थी, पता नहीं ध्यान नहीं, 16-17 में हुई थी। तो नोटबंदी की केस के अंदर पैसों की इतनी मंदी चल गई थी, अगर कोई आपसे लोन मांगे तो आप इंटरेस्ट हाई लगाओगे नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे भाई। पैसे जब बहुत सारा हो यूज पड़ा है और आप जब लोन देते हो इंटरेस्ट कम होना चाहिए, पैसे की कमी है, जिस किसकी स्क्वायर होता है इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, जिस चीज की कमी होती है उस पर कम लगाते हैं, तो इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप किसी को उधार दे रहे हो हायर इंटरेस्ट रेट पर और मार्केट में मनी की टाइट है, टाइट रेंडर का मतलब पैसों की तंगी चल रही है मार्केट के अंदर और एग्रीमेंट लोन, तो वो वैलिड माना जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो अगर मार्केट में मनी की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है तो। समझ आया नहीं, क्लियर है। कब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लोगे, अगर मार्केट में मनी अनयूज पड़ा हुआ है। ये नोटबंदी के टाइम पे अगर आप किसी को लोन दे रहे थे तो वहां पर आप हायर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे, उस टाइम हमें पैसा नहीं मिल रहा था तो दूसरों को क्या दे रहे, तो हम तब भी दे रहे थे, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पता नहीं कब हुआ था। With regard to the contractual capacity of a person of unsound mind, which one of the following statement is most appropriate? अगर मैं बात करूं वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैपेसिटी के बारे में बात करूं तो कौन सा ऐसा फ्लोइंग स्टेटमेंट है जो एक्यूरेट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट? अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कभी एंटर नहीं कर सकता। दूसरा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू, ये तो होगा ही। अ पर्सन हु बी यूजुअली अनसाउंड माइंड, नेवर भी नहीं होगा, क्यों? हो सकता है, मैंने बताया था दो केस, या तो पर्सन एक कभी साउंड माइंड रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, या पर्सन हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है और कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है, तो वो तो नेवर तो बात ही नहीं हो सकता है। अब पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ साउंड माइंड। एक पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है, एक पर्सन यूजुअली क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, अनसाउंड माइंड रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट तब कर सकता है जब वो साउंड में रहता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत एप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, देखते हैं माने जाएंगे माने। अब पर्सन हु इज ओकेजनली अनसाउंड माइंड, ओकेजनली कभी कभी अनसाउंड माइंड रहता है, can contract at the time of making the contract if he is unsound mind, if he is unsound mind। एक पर्सन है जो कभी कभी अनसाउंड माइंड रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है, जब वो साउंड माइंड हो या अनसाउंड माइंड हो, साउंड माइंड हो, तो यहाँ लिखा अनसाउंड माइंड, तो ये तो गलत हो गया और सी इज अ राइट आंसर। कि एक पर्सन, अगर यहाँ लिखा होगा ना ओकेजनली अनसाउंड माइंड, कभी कभी अनसाउंड माइंड रहता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट तब कर सकता है जब वो साउंड माइंड हो, तो ये फिर गलत होता। गलत क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फिर अनसाउंड माइंड लिखा होता है। दोनों सही नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों बातें पढ़ाई थी, सी और डी दोनों पढ़ाया था, दोनों सही है। लॉ के साथ तो एक तो कोई ऐसा पेपर में आप अगर सोचो से नीचे भी अगर ए लिखा होता तो बनता नहीं कि दो थोड़ा आंसर हो गया एमसीक्यू के अंदर, डी सी तो आंसर है, क्योंकि एक पर्सन अगर हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है और कभी कभी साउंड हो जाता है, तो जब वो साउंड है तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, एक ही सही है। एक पर्सन है जो हमेशा साउंड माइंड रहता है, कभी कभी अनसाउंड हो जाता है, जब वो साउंड माइंड है तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ दो सही, तो अगर एक में से दो में से एक तो सही होगा ही होगा, ठीक है। पर यहाँ पर लिखा था अगर यहाँ साउंड माइंड रहता है फिर दोनों सही होते पड़ते हैं, पर यहाँ पर अनसाउंड माइंड लिखा है इस वजह से, क्योंकि एमसीक्यू है भाई, एमसीक्यू में तो एक सही होगा ना। तो सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, क्योंकि नेवर का मतलब यूज होगा ही और एंटर तो होगा ही, नेवर का मतलब कभी नहीं कर सकता है ना, जब वो साउंड माइंड होता कर सकता है, ठीक है। पर लास्ट वाले लाइन में अगर हल्की किसी गड़बड़ कर दी ना तो गलत हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का है। एक पर्सन हमेशा कभी कभी अनसाउंड रहता है और लिखा हुआ है जब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है वो अनसाउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड तो कॉन्टैक्ट कर नहीं सकता। सी इज द राइट आंसर। While obtaining the consent of the promisee, keep silencing by the promiser when he has a duty to speak about the matter, the amount of consent obtained by the fraud। कहता है साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं कहेंगे जनरल रूल था, पर इसकी एक्सेप्शन थी। अगर आपको जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलने की और तब भी आप साइलेंट तो हम उसको फ्रॉड ट्रीट कर देंगे। 134 का डी इज राइट आंसर, ये तो मैं आपको पढ़ा हुआ था। ए इज थ्रेटिंग टू कमिट, धमकी दे रहा है। if his wife do not execute a sale deed in favor of this brother, his wife execute the sale deed। मैंने एग्जांपल लिया है,
कह रहा है ए कह रहा है कि भाई अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से, कि अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वाइफ से कह रहा है ए, अपनी वाइफ से कह रहा है कि अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम नहीं करी तो मैं तुझे मारने की धमकी दे, ऐसी धमकी दे रहा मारने की, अगर तू नहीं करेगा तो मार दूंगा अगर मेरे भाई के नाम नहीं करी से। और उसकी वाइफ ने उस प्रॉपर्टी को उसके भाई के नाम कर दी। तो ये क्या है, कोलिशन, जहां पर मारने की धमकी होती है वॉइडेबल ड्यू टू कोलिशन। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉइडेबल होता है ना, फ्री कंसेंट अगर नहीं होता तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं ड्यू टू कोलिशन। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज violated by the undue influence is declared as which one of the following by the Indian Contract Act। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, वाइटेटेड मतलब बनाना, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना, तो डिक्लेयर एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या माना जाएगा? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना गया है तो वो वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल या इनवैलिड या इलीगल। वॉइडेबल मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक पार्टी का ऑप्शन रहता है केस करने का, दूसरी पार्टी का ऑप्शन नहीं रहता। और फ्री कंसेंट के अंदर जितने भी 500 पढ़ाए थे, 500 केस के अंदर मिस्टेक को छोड़कर 5 बाकी 4 में वॉइडेबल रहता है। कोलिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल, और मिस्टेक में वॉइड चलता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, एक्टिव कंसीडर पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, ये पढ़ा था। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विद द गेन एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मिंग द कंसेंट, ये पढ़ा था। इंड्यूस मिस्टेक एज सब्जेक्ट मैटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबव, which of the above amount to be fraud, कौन सा फ्रॉड माना जाएगा? एक्टिव कंसीलमेंट पढ़ा था हमने, ये फ्रॉड माना जाता है। पर्सन जिसकी इंटेंशन, प्रॉमिस तो करे पर इंटेंशन नहीं थी परफॉर्म हुई, ये फ्रॉड माना जाता है। देखो मैं फ्रॉड की अपना दिखाता हूं आपको। हमने एक्टिव कंसीलमेंट पढ़ा था, क्या फ्लोइंग एक्ट आर दी फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, पहला दूसरा तो ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है इंड्यूस मिस्टेक, मिस्टेक तो होगा नहीं, ड्यूटी को ब्रीच कर दिया और गेट एडवांटेज परफॉर्मिंग द कमिटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया। ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में देखो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। हमने पढ़ा था एनी अदर डिसीव करा, ठीक है। फिर बात तो ओमिशन भूल गया हो या परफॉर्मिंग, नहीं भाई ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो हमने नहीं पढ़ा। तो फ्रॉड के केस के अंदर बताओ कौन से दो चीज सही है, पहला और दूसरा। ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं पढ़ा हमने अभी तक कि भाई विच गेन एन एडवांटेज टू परफॉर्म द कमिटी इट, अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से हमें कुछ फायदा हो जाएगा, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, ये तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाता है दोस्तों। आगे जाके चैप्टर है। मिस्टेक वाला केस तो मिस्टेक में आएगा, तो फ्रॉड के केस के अंदर क्या है, पहला और दूसरा। ए इज राइट आंसर, ए में फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। फैक्टर्स वाइटेटेड कंसेंट आर, वाइटेटिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों? मतलब कंसेंट जहां पर फ्री नहीं है। वाइटेटिंग अगर हिंदी अनुवाद में बताऊं आपको तो भ्रष्ट करना होता है। हिंदी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे इसकी हिंदी, इसका मतलब होता है भ्रष्ट करना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कंसेंट जहां पर नहीं है वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? भाई कोलिशन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। ए और बी तो हो गए, मिस्टेक भी होता है जहां पर कंसेंट नहीं होती। तो ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होता? नहीं होता फ्री कंसेंट का भ्रष्टाचार, भ्रष्ट करा जाता है फ्री कंसेंट को, हिंदी। ठीक, तो फ्री कंसेंट नहीं होता, कोलिशन में नहीं होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं, तो फ्रॉड में नहीं होता, मिसरिप्रेजेंटेशन। दो तो सही हो गए। मिस्टेक में भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाता, तो तभी उसको वॉइड कहा जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। मिसरिप्रेजेंटेशन मींस एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, आपका इंटेंशन किसी को हानि पहुंचाना नहीं था और तभी आपने गलती से उसको ब्रीच कर दिया। ठीक, ठीक है, क्या ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई भी आपने ड्यूटी को ब्रीच करा, तोड़ा, ब्रीच मतलब तोड़ना, पर आपका इंटेंशन उसको धोखा पहुंचाना नहीं था, फ्रॉड करना नहीं था। तो इंटेंशन जब नहीं होता तभी तो मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है। जब आपकी इंटेंशन किसी को धोखा पहुंचानी होती है तब क्या आता है, फ्रॉड, और जब नहीं होता तो आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बीच राइट आंसर। बट आगे आपने गलती से किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया और आपके पास वारंट नहीं था अरेस्ट करने का, तो ये भी गलती से होगी। क्या आपको, आपने वो जानबूझकर करा? नहीं। आपने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया पर आपके पास वारंट नहीं था, तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई। और आपने कोई इनोसेंट मिस्टेक कर दी, ये मैंने बताया था मिसरिप्रेजेंटेशन केस के अंदर। तो 3 और 3 ऑल 3 आर राइट आंसर, कि आपने किसी को अरेस्ट करा, आपके पास वारंट नहीं था तब भी आपने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, पर आपका पर्पस उसको हानि पहुंचाना नहीं था, उसको मारना नहीं था, किसी को कुछ चोट पहुंचाना नहीं था, फ्रॉड करना नहीं था। आपने अरेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप वारंट नहीं था, अगर होगा प्रॉब्लम होगी तो फाइन में भरेगा और चले जाएगा अपना। दूसरा, आपने कोई ड्यूटी तोड़ी पर इंटेंशन धोखा देना नहीं था, और इनोसेंट मिस्टेक हुई है, गलती से हो गया भाई, आपका धोखा बचाना नहीं था, फ्रॉड करना नहीं था, गलती से हो गया। एप्पल वाला फोन
जल्दी से कॉपी पकड़ा दिया था, एप्पल फोन खरीदना है, गलती से कॉपी पकड़ा, गलती से हो गया भाई ले जा एप्पल का, तो गलती। तो ऑल ऑफ द थ्री आर मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है मेरे दोस्तों। If a party stand in a fiduciary relationship to the other, he cannot dominate. He can dominate the will of another. Yes, he can dominate the will of other. Trust should be maintained. हाँ जी, ये भी हो सकता है। पहले तो आपको फिड्यूशियरी रिलेशन के अंदर ले आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ फिड्यूशियरी रिलेशन जहाँ मैंने पढ़ाया था अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ाया था। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा कर हमें भूल गया भाई। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन में फिड्यूशियरी रिलेशन पढ़ाया था। फिड्यूशियरी रिलेशन क्या था? पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। उसी के अंदर नीचे था फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, है ना। उसका मतलब फिड्यूशियरी रिलेशन एक पार्ट है जिसमें हमने विल को डोमिनेट कर सकते हैं। और फिड्यूशियरी रिलेशन के अंदर जो मैंने कहा था कि एक गुरु है, उसने अपनी कार का धर्म दिया, अच्छा भैया ये था, और यहाँ पर लिखा था मैंने ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही कैन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, द ट्रस्ट शुड बी मेंटेन्ड। दोस्तों बी और सी इज बोथ द राइट आंसर। अपने विल को डोमिनेट भी करेगा और ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। शुड बी मेंटेन, शुड बी, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी जाकर। तो दोनों राइट आंसर है। तो क्या लिखे सर? दोनों ही राइट आंसर है। बुक के अंदर आपको जो दे रखा वो एक आंसर दे रखा होगा, पर दोनों ही राइट आंसर है, बुक में गलत है आंसर। ठीक है, ट्रस्ट शुड नॉट बी मेंटेन होगा ना यहाँ पर, नॉट बी मेंटेन, तो मैं यहाँ पर लिखता बी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखना चाहिए था ट्रस्ट शुड नॉट बी मेंटेन। ट्रस्ट होगा तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगा, ट्रस्ट मेंटेन नहीं होगा तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप नहीं होगा। तो ये तब होता बी इज राइट आंसर। तो अगर आप नोट लिखो दोगे तो सही माना जाएगा बी इज राइट आंसर। अगर आप नोट हटा के कुछ लिख रहे हैं तो दोनों इज राइट आंसर है, बुक के आंसर गलत है इसका। ठीक है, चलो यहाँ पर हो गया। एक पर्सन को डीम मतलब मान लेना। कब मानेंगे कि भाई इस पर्सन ने अपनी विल को डोमिनेट कर दिया? कब मानेंगे? अगर वो स्टैंड फॉर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक। अगर वो होल्ड रियल अपरेंट अथॉरिटी, ये भी पढ़ा था। तो बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। ए और बी दोनों। अगर वो रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी कर रहा है, ये मैंने बताया था ना आपको, तीन कंडीशन बताई थी भाई, तीन कंडीशन, रियल एंड अपरेंट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और बाकी परमानेंटली टेम्पररी, परमानेंटली डिसेबल। ठीक, तो सी का आंसर सही है। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। If both the party to a contract believe in the existence of a subject which is in fact does not exist, the agreement would be. If both the party to the contract believe in the existence of a subject, मतलब मैंने और आपने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा। मैंने कहा कि भाई मुझे एक क्या चाहिए, मुझे कुछ सामान मंगाना है, इंपोर्ट करना है। मैंने कहा ठीक है मिल जाएगा। आपने कहा कि भाई वो सामान जब यहाँ पहुंचेगा तब जाकर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा सर मुझे बासमती राइस चाहिए और वो भी ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ। तो उनका मिल जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया से आपने इंपोर्ट कराया, वो शिप में आ रहा है, शिप डूबता है। अब मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मुझे आप बासमती राइस दोगे, मैं उसके बदले में आपको कंपनसेशन पे करूंगा अमाउंट। बासमती राइस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया दोस्त। बासमती राइस तो डूब गया है ना, जो शिप में आ रहा था वो शिप भी डूब गया, तो बासमती राइस भी डूब गया। तो मैंने और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वही एग्जिस्ट नहीं करता। पढ़ो, बोथ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वर। ये सब्जेक्ट में बिलीव करे कि हाँ आ रहा होगा बासमती राइस, बट विच इन फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। बट जब एक्चुअली में देखा जाए तो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पर हम क्या बिलीव करके बैठे हैं कि हाँ शिप से आ रहा होगा, पता चला कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब द एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वॉइड। अनएनफोर्सेबल कैसे हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल तब होता है जब इनफोर्सिबिलिटी, कुछ मिस्टेक होने के कारण वो नहीं होता। उसके बाद मिस्टेक होता है, कुछ डिफेक्ट होने के कारण वो नहीं होता। उसके बाद डिफेक्ट सही होता है, इनफोर्सिबल हो जाता है। इनफोर्सिबल, वॉइडेबल तो फ्री कंसेंट में आता है। वॉइड इज राइट आंसर। शुरू से वॉइड बना जाएगा ना, अगला बंदा केस कर ही नहीं सकते भाई। इस केस के अंदर ना आप दोनों बिलीव कर रहे हैं कि भाई बासमती राइस आ रहा है, भाई मैं भी पैसे देने को तैयार था, आप भी सोच रहे हैं जब आता है मैं इसको बासमती राइस दूंगा, पर बासमती राइस जिस कर ही नहीं रहा, तो आप ना मेरे पे केस कर सकते हैं ना मैं आप पे केस कर सकता। भाई दोनों ही गलती थोड़ी ना है। ठीक, तो वॉइड इज राइट आंसर, वॉइड बिलीव से माना जाएगा। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, for a marriage, both the party should have given their consent। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों पार्टी को कंसेंट देना जरूरी है। तब कंसेंट शुड बी फ्री। बिल्कुल, एक तो कंसेंट होना चाहिए और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। कंसेंट होना और कंसेंट फ्री होना दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। मैंने सिखाया था इसके अंदर एरर इन कॉज और एरर इन कंसिस्टेंस। याद आ रहा है आपको किसी क्लास के अंदर? कंसेंट होना और कंसेंट का फ्री होना दोनों में डिफरेंस है। कंसेंट का फ्री होना बोलता है एरर इन कंसिस्टेंस,
कंसेंट का होना बोलता है एंड बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो बोथ एंड बी द राइट आंसर, दोनों होने चाहिए। When both the party to an agreement are under a mistake as a matter of fact essential to an agreement is, दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट में आए और वो गलती से आ गई, दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट में आए और अंडर अ मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज अ फैक्ट, क्या वो यूनिलेटरल मिस्टेक है या बायलेटरल मिस्टेक है? अगर वो यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वैलिड होता है, अगर वो बायलेटरल मिस्टेक है तो वॉइड होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? बोथ दी पार्टी, गलती से मिस्टेक में तो बायलेटरल मिस्टेक हो गया इसलिए वॉइड है, अगर यूनिलेटरल होता तो वैलिड होता, मैंने पढ़ाया था 144 का एज। आगे बढ़ते हैं। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द टर्म कंसेशनस एट आइडम, कंसेशनस एट आइडम का मतलब होता है सेम थिंग इन अ सेम सेंस, कितनी बार बताया? पार्टी एग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, नॉर्मल है। कंसेशन आइडम को मैं हिंदी में बताया सेम थिंग इन अ सेम सेंस। टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ एक होता है डिफेंडेंट, एक होता है प्लेंटिफ। डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिसपे केस हुआ होता है, मैंने आप पे केस करा, आप हो गए डिफेंडेंट और मैं हो गया प्लेंटिफ जिसने केस किया। तो जिसने केस किया क्या वो प्रूफ करेगा? प्रूफ का बर्डन किस पे जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस का। क्या नहीं कोशिश कर रहा है टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि भाई मैंने और आपने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा और हम दोनों में से किसी एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को, एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से करा, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके कॉन्ट्रैक्ट किया। तो प्लेंटिफ कौन होता है? वो पर्सन जो केस करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है? जो पर्सन पे केस किया जाता है। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, समझ में आया? प्लेंटिफ कौन होता है? मैं, अगर मैं आप पे केस कर रहा हूं तो आप डिफेंडेंट हो गए, आप मुझे डिफेंड करोगे, आप डिफेंड करोगे अपने आप को, और मैं आप पे केस कर रहा हूं तो मैं प्लेंटिफ कहा जाता हूं लोग की भाषा में। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूफ कौन करेगा? द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट, प्लेंटिफ को जो मैं हूं, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? द रिलेशनशिप substantial between the party on such defendant was in a position to dominate the will of the plaintiff and the defendant used that the position to obtain the unfair advantage for the plaintiff। देखिए आप क्या हो, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे साथ और आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, ध्यान से आपने क्या करा? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया मेरे साथ। मेरे को पता चल गया कि भाई आपने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करा है और आपने रिलेशनशिप एग्जिस्ट होने के कारण आपने मेरा गलत फायदा उठाया, मेरे रिलेशनशिप को उठाकर आपने गलत फायदा उठाया, अनफेयर एडवांटेज ले लिया। अब आपने लिया और मैं इस पोजीशन में आ गया कि मैंने अपनी विल को डोमिनेट कर दिया रियल एंड प्रोडक्टिव या फिजिकल रिलेशन की वजह से, और मैंने अपनी विल को डोमिनेट कर दिया। अब मुझ पे ये आएगा, मैं को ये प्रूफ करना पड़ेगा हाँ कि मेरा और आपका एक तो रिलेशन है, दूसरा मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अपनी विल को डोमिनेट कर पाया हूं, और तीसरा मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अनफेयर एडवांटेज। तीन कंडीशन बताई थी, पहला रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरा डोमिनेट द विल द पोजीशन ऑफ द, और तीसरा अनफेयर एडवांटेज ले लिया हो दूसरे पर्सन। अगर ये तीन कंडीशन प्रूफ कर देता हूं मैं, प्लेंटिफ जिसने केस किया कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, इस पर्सन ने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, मैंने केस करा, तो आप डिफेंडेंट हो गए और मैं प्रूफ करने वाला हो गया, प्लेंटिफ हो गया। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या आप दोनों के लिए तीन बातें एग्जिस्ट कर रही है, पहला रिलेशनशिप, दूसरा डोमिनेट द विल, और तीसरा अनफेयर एडवांटेज। अगर ये तीन हो रही है तो हाँ, बस ये तीन बात मुझे प्रूफ करनी है। तो कह रहा है क्या प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मैंने कहा तीन बातें, पहला रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टी, और डिफेंडेंट इस पोजीशन में होना चाहिए वो अपनी विल को डोमिनेट कर सके, और तीसरा डिफेंडेंट ने अपनी डिफेंडेंट जो आप पे केस करा, तो आप डिफेंडेंट हो, आपने मेरा अनफेयर एडवांटेज लिया प्लेंटिफ का। तो तीन बातें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। मुझे अब तीन बातों को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैं केस कर रहा हूं ना आपके, मुझे लगा है कि मुझे मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है और मैंने आपके साथ आपके ऊपर केस कर दिया, आप डिफेंडेंट बन गए, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, आप डिफेंडेंट बन गए, मैं प्लेंटिफ बन गया। मुझे क्या प्रूफ करना है? तीन कंडीशन प्रूफ कर दो, अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, हम मान लेंगे। तो तीन बातें, पोजीशन द विल टू डोमिनेट, रिलेशनशिप और अनफेयर एडवांटेज। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। बोथ बी एंड ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी द राइट आंसर। The validity of contract is not affected. The validity of contract is not affected. कहता है validity of contract, contract की जो validity है, मैंने आपके साथ contract करा और हमारी validity मतलब टाइम पीरियड, इफेक्ट नहीं करेगा जब आप इंडियन लॉ के तहत आपने कोई मिस्टेक करी होगी। इंडियन लॉ के तहत कोई मिस्टेक करी होगी वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो वैलिड माना जाता है और आपको उसको पूरा करना ही पड़ता है, वैलिडिटी दी जाएगी। मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा था भाई इतने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंने कहा 10 दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाना चाहिए। आपने कहा भाई मैं तो गलती हो गई, मेरे को तो इंडियन लॉ पता ही नहीं था, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं नहीं कर रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अब भले 10 दिन बीत जाए, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, वैलिडिटी मैटर नहीं करती अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक। समझ में आया? कौन क्या एग्जांपल बताया? मैंने और आपने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा मेरे दोस्त, ठीक, मैंने और आपने जब मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा
तो उस केस के अंदर मैंने कहा कि भैया सर मैं लॉ नहीं जानता था, इंडियन लॉ, इंडिया में रहता हूँ और इंडियन लॉ नहीं जानता था, इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब मैं नहीं कर रहा ये कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो, तो आप ऐसे कहोगे कि सर अब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा सर वैलिडिटी तो खत्म होगी, 10 दिन जो आपने दिया था वो खत्म हो गया, अब मैं करूंगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वैलिडिटी मैटर नहीं करती इंडियन लॉ के मिस्टेक के अंदर। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, ये वैलिड माना जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा ही वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी कभी भी इफेक्ट नहीं करती अगर इंडियन लॉ के थ्रू मिस्टेक हुई है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा उस पर्सन को जिस पर्सन ने कहा कि भाई इंडियन लॉ नहीं जानता इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, ऐसा पूरा करना पड़ेगा, वैलिडिटी एक्सपायर हो या ना हो, वैलिडिटी इफेक्ट करेगी। अनलॉफुल एग्रीमेंट कंप्राइज, अनलॉफुल एग्रीमेंट ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा मना करा गया है, अनलॉफुल एग्रीमेंट कंप्राइज क्या होगा? इलीगल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही, इलीगल। इमोरल, जो पब्लिक को हार्म हो जाए, इमोरल, मोरलिटी क्या होता है? जो पब्लिक के हित में होती है। इमोरल, जो पब्लिक के अगेंस्ट में, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक, देखो वही आ गया, इमोरल हो गया। जो मोरल, मोरल का मतलब एथिक्स आपने पढ़ा है, एथिक्स आपने पढ़ा है, और मोरल का मतलब आपको अच्छे से बताया है, जो दुनिया सोचती है। दुनिया सोचती है कि कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, तो इमोरल हो गया, वो मोरल नहीं हुआ। क्या मैं आप और मैं मिलकर AK-47 का डीलिंग करते हैं, मान लेते हैं गन की डीलिंग कर रहे हैं, क्या वो लीगल है? हाँ इलीगल है। क्या वो इमोरल है? क्या दुनिया चाहती है? क्या दुनिया सोच रही है कि हाँ गन की डीलिंग करनी सही है? नहीं, इमोरल है, दुनिया नहीं चाहती है ऐसा करना। और पब्लिक पॉलिसी को हम पहुंचा रहा, हाँ बिल्कुल भाई, आप कोई डीलिंग कर रहे हो तो इससे कहीं ना कहीं आप जो चीज खरीद रहे हो, किसी को मारने के लिए तो खरीद रहा हूँ, पब्लिक पॉलिसी को हम पहुंचा रहा है। तो ऑल थ्री एग्रीमेंट आर अबव इज मेंशन, जो कि सही है। तो अनलॉफुल एग्रीमेंट के अंदर इलीगल आ जाता है, इमोरल हो जाता है, और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इमोरल समझ में आया? दुनिया सोचती है कि एक गन नहीं रखनी चाहिए, फिर भी आप गन रख रहे हो, तो इमोरल हो गया। The exception to the rule of the agreement restraint of trade is void are contained in, कहता है आपके पास, देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है दोस्त, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है मेरे भाई। कहता है भाई कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अब अगर एग्रीमेंट बनाते हो और आप किसी ट्रेड को रिस्ट्रेन कर रहे हो, ट्रेड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड पढ़ाया था मैंने, following are the agreement are expressly declared to be void, वहां पर पढ़ाया था रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, वो void माना जाता है। हाँ ठीक है, कहां पर लिखा गया है सर? सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, और सेक्शन 11, 36, 54 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। मतलब मैं आपको बताऊं, ये दोनों जगह लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है इसकी एक्सेप्शन, और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी लिखा है। ये बात आप ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस है, अगर पेपर में आ जाता है मान ले, इंस्टीट्यूट को भरोसा नहीं, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, हमें सिर्फ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब बताया, हमें कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ाई गई, हमारे बुक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि उसकी एक्सेप्शन है, तब वो केस के अंदर वैलिड नहीं माना जाए, वो नहीं माना जाएगा। वैसे तो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, तब कब केस के अंदर वॉइड नहीं माना जाएगा, उसकी एक्सेप्शन होती है, वो नहीं पढ़ाया, हमारे सिलेबस में है नहीं वो। और रिस्ट्रेन एक्सेप्शन नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और साथ के साथ आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों में लिखी गई है ये बात। तो बोथ अबव मेंशन आर प्रोविजन, बोथ द अबव मेंशन प्रोविजन, जो ये सेक्शन 27 और 11, 36, 54, 55, जब पार्टनरशिप पढ़ोगे तो ये सेक्शन पढ़ोगे, और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 के अंदर लिखी गई है इसकी एक्सेप्शन लिखी है, वो हमारे में है नहीं सिलेबस के अंदर। तो लिख देना कि ये पार्टनरशिप एक्ट और इसके दोनों के अंदर ये लिखा गया है, सेक्शन जो ऊपर सेक्शन 27, सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 27 में लिखा गया एक्सेप्शन, सेक्शन 11, 36, 54, 55 में लिखा गया पार्टनरशिप। दोनों ही सेक्शन के अंदर जो ऊपर प्रोविजन बताए हैं, दोनों प्रोविजन दोनों ही एक्ट के अंदर लिखे गए। ये आपको सिलेबस है, इसको आप एक बार ऐसी आपको पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। भी जरा टेंशन कर देना, मैं आपको बता। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज क्लास का, उसके बाद खत्म करते हैं आज क्लास। द कॉन्ट्रैक्ट टू अ ट्रेड विद एनिमी, विद एन एनिमी, अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई काम व्यापार कर रहे हैं एनिमी के साथ, इमोरल एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट, इमोरल एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, या इनइंफोर्सिबल एग्रीमेंट। देखो सर, अगर हम किसी एनिमी के साथ, मान लो हमारे साथ किसी हमारे देश के साथ, हमारे किसी दूसरे देश के साथ वॉर चल रही है, वॉर क्या चल रही है वॉर, तो वो एलियन एनिमी हो गया। अगर हमारे दूसरे देश के साथ वॉर चल रही है और हम उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों को मारते हैं, और हम उनके साथ मान लेते हैं जहां से वो आतंकवादी बिलोंग करते हैं, अगर हम उनके साथ कहते हैं कॉन्टेक्ट कर लेते हैं उस देश के साथ, मान लो चाइना के साथ, चाइना के पीपल इंडिया के आर्मी ऑफिसर को मार रहे हैं, ठीक है, चाइना के ऑफिसर मार रहे हैं, वैसे हम किसी से कम नहीं है भाई, कोई पता है, ठीक है। तो अगर उनके साथ हम फिर भी ट्रेड करें तो पब्लिक जो है वो गुस्सा भड़केगी कि जिस चीज से, अभी आपने देखा था बीच में क्या हुआ था, चाइना का बाइकआउट हुआ था,
हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि पब्लिक क्या कर रही है, भड़क रही है, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। अगर आप किसी ट्रेड एनिमी के साथ, अगर किसी एनिमी के साथ, जो हमारा एनिमी चाइनीज, हमारा चाइना हमारा एनिमी है, अगर उसके साथ ट्रेड करते हो तो पब्लिक भड़केगी, इसलिए एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, सी जाएगा। इमोरल नहीं है दोस्तों। अगर अगर मान लो तो वॉर नहीं होती तो चाइना के साथ तो हम करते ही थे, चाइना के साथ तो कितना प्रोडक्ट हम यूज करते हैं चाइनीज। तो जब एनिमी बन गया वो, जब वॉर चल रही है तो दो कंट्री में वॉर डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर बीच में हो गया था, उसके अंदर चाइना का बाइकआउट कर रहे थे, इसलिए एन एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और हमेशा करना चाहिए दोस्तों। अगली क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा 51 से और आज स्टार्ट करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ही नहीं भाई, ये खत्म होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। मुझे आपको ना 201 तक कराना है, 201 तक। मुझे अभी 50 और कराने हैं आपको, 50 और कराने हैं, तो शायद नेक्स्ट क्लास में होपफुल। देखो मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ, अगर मैं समझाता नहीं तो जल्दी हो जाता, मैं यहाँ पर समझा भी रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो अगली क्लास के अंदर हमने कितने 15 150 से था 150 पे आ गए, अगली क्लास के अंदर 200 तक पहुंच जाएंगे, 150 से 201 तक पहुंच जाएंगे। और अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इसकी एमसीक्यू। इसके बाद नया चैप्टर करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा है देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हमारा एक्सप्लेन देना है, ठीक है। तो 201 तक हमें करना है, और 201 से 150 से लेकर 201 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में से पेपर मारता है। 150 से लेकर 201 से तक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में पेपर में ज्यादातर पूछता है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू बेस आ जाते हैं, ठीक। चलो आज के लिए आपको यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच। बढ़िया से करना है इनको, क्योंकि यही पेपर के अंदर ज्यादा आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।